टर्की हेड था, जो इस्तांबुल, अंकारा, ये सारे उस टाइम हेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, आप जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट है, कंट्रोल कहाँ से होता था? ये इजिप्ट से कंट्रोल, ये सॉरी ये टर्की से कंट्रोल होता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है इस टाइम, हमेशा से टर्किया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका ही रहा है। अब अगली बात सुनिएगा। अगली यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि उर्दुगान साहब जो है वो कुवैत का उन्होंने दौरा किया, जो है वो परसों वो कुवैत का दौरा किया, फिर उसके बाद वो कतर गए, फिर उसके बाद आज जो है वो उन्होंने दौरा किया ओमान का। तो मैं इन तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की बात करूँगा और फिर मैं इस बात को आगे लेकर जाऊँगा। फिर आप प्लीज़ अपने कमेंट्स भी कीजिए, मैं सवालात के आपके जवाब भी दूंगा। हेयर वी गो। Kuwait and Turkey has signed a series of agreements and memorandums of understanding on Tuesday, मतलब कल, aimed at enhancing bilateral cooperation in transport, energy, investment, maritime affairs, and the mutual recognition of safeguarding certification, marking a significant step to deepen economic and strategic ties between the two countries। अब बात इस टाइम ये है कि तैयब उर्दुगान साहब जो हैं वो लैंड किए। सबसे पहले वो कहाँ पे लैंड किए? ट्यूसडे वाले दिन, यानी परसों, क्योंकि अब तो 1:33 हो रहे हैं, नया दिन शुरू हो चुका है। तैयब उर्दुगान साहब ने परसों सबसे पहले वो लैंड किए कुवैत में। कुवैत में जाकर उन्होंने सबसे पहले डिफरेंट डील्स को साइन किया। कुवैत के अमीर से वो मिले, उनके लीडर से मिले, और उन्होंने बहुत सारी जो है वो डील साइन की। ख़ास तौर पे उन्होंने मैरी टाइम सिक्योरिटी की डील साइन की। इसके अलावा जो है वो ऑयल की डिफरेंट डील साइन की, एनर्जीज़ की बहुत सारी डिफरेंट डील साइन की, ट्रांसपोर्टेशन की, इन्वेस्टमेंट की, ये सारी डील्स इन्होंने साइन की कुवैत में। अगली बात सुनेगा। अब अगली इसके अलावा इस सेरेमनी के दौरान, जहाँ पर एक तरफ तैयब उर्दुगान साहब बैठे हुए थे, दूसरी तरफ कुवैत की लीडरशिप बैठी हुई थी। इस दौरे में इन्होंने एक और बड़ा अहम काम किया। ड्यूरिंग द सेरेमनी अ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कुवैत एंड टर्की। इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और बताने की मैं कोशिश करता हूं। ओके, हियर वी गो अगेन। अब इस मैप को देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कि जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप आप देख रहे हैं इस टाइम, ये कुवैत है और ये टर्की है। अब डायरेक्टली तौर पे तो कुवैत और टर्की का कनेक्शन तो नहीं है, यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो ये नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि कुवैत की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो तेल बेचती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करती हैं टर्की की, और टर्की इनको प्रोटेक्शन भी देता है। और कुवैत का तेल जो है वो आगे पाकिस्तान, भारत, या आगे जो इसके अलावा जो अफ्रीका जाता है, तो उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो टर्की की है। टर्की बहुत सारी वेसल्स को सिक्योर करता है। तो एक तरह से ये एक मैरी टाइम, आप कह सकते हैं एक तरह से मैरी टाइम एक आप कह सकते हैं मैरी टाइम एक तरह से ये एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा। अगली बात सुनेगा। अगली अहम बात ये सारे मामले में कि इसके अलावा जो है वो 3 एडिशन एग्रीमेंट्स और भी हुए हैं कतर, टर्की और कुवैत के दरमियान। और वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनली 3 मेमोरेंडम्स ऑफ एग्रीमेंट्स वर साइंड कवरिंग म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सेफ कैरियर्स सर्टिफिकेशन, कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर एंड कोलैबोरेशन इन प्रोमोटिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपस में जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कॉपरेट किया जाएगा। ये दौरा सिर्फ फाइनेंशियल दौरा था, लेकिन टर्की चाहता है कि वो कुवैत के साथ अपने ताल्लुकात को ब्रदरली बेहतर करे, अपना इन्फ्लुएंस कुवैत के अंदर बेहतर करे, ताकि कल को कुवैत, ओमान और ये कतर, ये सारे कंट्रीज टिल्ट करके जाएं टर्किया की तरफ और बेहतर उसकी तरफ जाएं। अगली बात सुनिएगा। अब सेकंड जो विजिट था, पहला स्टॉप तो ख़त्म हो गया कुवैत का। इसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स तो नहीं हुए, इसमें जनरली जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स हुए जिसमें देखा जाता है कि एनर्जी सेक्टर की बात की गई और डिफरेंट कुछ सेक्टर्स की बात की गई। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह कि टर्की के जो उर्दुगान साहब हैं उसके बाद वो उड़कर थोड़ी देर बाद जो है वो पहुंचे कतर में। अब कतर का दौरा बड़ा ज़रूरी था, कतर का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस दौरे को समझिएगा। उर्दुगान when he landed on when before landing at Qatar, he said that Turkey was ready to join an international task force in Gaza, with its military also expressing willingness to participate if needed। अब टर्किया जो है, इस बात को समझिएगा, टर्किया जो है वो टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन जब वो कतर में लैंड किए उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि टर्की जो है वो कतर और बाकी मुसलमान कंट्रीज़ के साथ मिलकर ज्वाइन करना चाहता है, बनाना चाहता है एक इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट फोर्स जो गज़ा में आए और हमास को डिसआर्म भी करे और हमास में और गज़ा में पीस लेकर आए और वहाँ की सिक्योरिटी की वो जिम्मेदारी ले ले। और अब ये जो दौरा है कतर का, टर्की के प्रेसिडेंट का, ये दौरा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
इस सारे मामले में दो चीज़ों पर बात हुई है। एक तो डिफेंस पर बात हुई है कि कतर को डिफेंस कौन देगा। अमेरिका ने तो ऑलरेडी वादा कर लिया कतर से कि वो उसको और डिफेंस देगा, लेकिन टर्की भी ये चाहता है कि वो भी कतर को नए नए फाइटर जेट्स दे, यूरो फाइटर्स दे। टर्की दे कतर को, जो कि नेटो के फाइटर जेट्स हैं। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये कि तैयब उर्दोगान साहब का कतर आने का मकसद ये था कि उनकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसकी मुलाकातें हो रही हैं इस टाइम हमास की लीडरशिप से दोहा में, उस बारे में उस पेशरफ्त को देखना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए वो आए। तीसरी बड़ी अहम बात यह कि कतर के ऊपर टर्की का इन्फ्लुएंस भी है और वो मैसेज देना चाह रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को कि कतर और टर्की के ताल्लुकात बेहतर हैं और बेहतर हो सकते हैं, और ये दोनों कंट्रीज़ मिल के गज़ा में जो है वो सीज़ फायर को सर अंजाम दे सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। अगली बात सुनेगा, नहीं मिराज जेट्स नहीं है, दे आर यूरो फाइटर्स, दे आर यूरो फाइटर्स। ओके, मैं उसकी बात करता हूँ आगे। अगली बात सुनेगा, अगली यहाँ बात यह है कि टर्किश के कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने AFP एक इंडिपेंडेंट एक न्यूज़ है, उसको टर्की के डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने ये बताया है कि द टास्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मिलिट्री कंपोनेंट बट इट्स स्ट्रक्चर हैड नॉट बीन डिक्लेयर विद टॉक्स कंटिन्यूइंग ओवर विच नेशंस वुड ज्वाइन एंड एट व्हाट लेवल। अच्छा, बात इस टाइम ये है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कतर जो है और टर्की जो है ये मिलके एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि गज़ा में कारआमद साबित होगी, गज़ा में अमन लेकर आएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं किसी को पता कि उसकी लीडरशिप कौन करेगा, कौन कौन से कंट्रीज़ उसमें ज्वाइन होंगे। 8 मुस्लिम कंट्रीज़ तो पता है हमें कि वो आएंगे, लेकिन क्या ये एक्सपैंड होगी। अब जो 8 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ इस टास्क फोर्स में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक होंगे। ये जो टास्क फोर्स बनेगी गज़ा के लिए, इसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें से एक तो पाकिस्तान है, इसके अलावा जो है एक तो पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, टर्की है, इसके अलावा जो है वो कतर है, कुवैत है और जॉर्डन है। ये मेजर अरब कंट्रीज़ हैं 8। इसके अलावा इंडोनेशिया भी है, मलेशिया के बारे में भी कहा जा रहा है, और भी एक दो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन देंगे आने वाले टाइम पे गज़ा में जो लोग हैं। बड़ी 8 मुस्लिम कंट्रीज़, आई थिंक इनकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छे तरीके से पीसफुल पर्पज़ के लिए ये काम कर सकते हैं, बट ये आने वाले टाइम पर एक्सपैंड भी हो सकता है। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल टास्क फोर्स तो नहीं बन रही, लेकिन आइडिया तो ऑलरेडी फ्लॉट हो चुका है। नेक्स्ट बात सुनेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस टाइम टर्की जो है वो इस टाइम जो है वो एक और बड़ा अहम काम कर रहा है। टर्की ने एक बड़ा अहम काम किया जो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है इस टाइम के गज़ा के हालात बड़े ख़राब हैं। गज़ा में बड़ी तबाही हुई है, बमबारी हुई है पिछले 2 सालों में, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं अभी भी जिन बिल्डिंग में इसराइल के फ़ौजी दबे हुए हैं और गज़ा के लोग भी दबे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बिल्डिंग्स पे जब ऊपर से स्ट्राइक्स होती हैं, एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो वो तो बिल्डिंगें धंस जाती हैं। तो अभी भी ऐसी बिल्डिंग्स धंसी हुई हैं। टर्की एक अपनी टास्क फोर्स जो है उसने भेज दी है इजिप्ट के रफ़ा कॉरिडोर के थ्रू, जो गज़ा में जाके उन सारी बिल्डिंग्स के अंदर से मलबे को हटाएगी और जो बॉडीज़ भी या डेड बॉडीज़ या जो लोग जिंदा हैं उन जो आप कह सकते हैं कि जो इमारतें जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उन बिल्डिंग्स में से लोगों को एवैक्यूएट करेंगे, या तो डेड बॉडीज़ को निकालेंगे या जो जिंदा लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस बात को सुनिएगा, टर्की हैज़ आल्सो डिस्पैच 81 डिजास्टर रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट हु आर वेटिंग एट द इजिप्शियन बॉर्डर फॉर इसराइल अप्रूवल टू एंटर गजा। They will help recover Palestinians and Israeli forces including hostages believed to be buried under collapsed structures। अब इस टाइम हालात आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 साल में बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है गज़ा में, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। अब उन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं। अब 81 लोग जो हैं वो टर्की के हैं, ये दे आर वेरी स्पेशलिस्ट पीपल। इनको पता है कि कैसे बिल्डिंग्स के अंदर से लोगों को निकालना है, कैसे बिल्डिंग्स के अंदर से लोगों को बचाना है। तो ऑब्वियसली टर्की जो है वो कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को भेजा जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग अभी इस टाइम वेट कहाँ पे कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये किस कॉरिडोर में इस टाइम बैठकर वेट कर रहे हैं। देयर वी गो अगेन, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को देखिएगा। श्योर, दैट्स ग्रेट। अब इस चीज़ को देखिएगा, ये गज़ा है, ओके, ये इजराइल है, ये इजिप्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये रफ़ा क्रॉसिंग है, ये वाली रफ़ा क्रॉसिंग है। ये बेसिकली रफ़ा क्रॉसिंग इसराइल ने बंद की हुई है, क्योंकि इसराइल ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा किया है। इसराइल ने इस सारे इलाके पे भी इसराइल की फ़ौज है, ओके। इस सारे इलाके पे, जो इलाका मैंने लाइन लगाई है ना, इस सारे इलाके पे इसराइल की इस टाइम फ़ौज है।
तो इसराइल ने ये सारा इलाका अनफॉर्चुनेटली जो है वो बंद किया हुआ है। अब प्रॉब्लम इज़ दैट राइट नाउ कि हमारे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 81 लोग जो हैं स्पेशलिस्ट खड़े हुए हैं कि वो रिक्वेस्ट करें इसराइल से कि वो रफ़ा क्रॉसिंग से लोगों को जाने दें, ताकि वो लोग ये जहाँ से जाएं और अंदर खान यूनिस में जाएं या गज़ा मेन सिटी में जाएं या बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके जो बिल्डिंग्स जो डेवेस्टेटिंगली तबाह हो चुकी हैं उन सारी की सारी बिल्डिंग्स को जो है वो उन बिल्डिंग्स में लोगों को निकालें, बिकॉज उसमें इसराइल के भी बहुत सारी ऐसी, अभी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसे हॉस्टेजेस की बॉडीज़ हैं इसराइल की जिनको 7 अक्टूबर 2023 को कैप्चर किया गया था, उनको भी निकाला जाएगा। साथ जो है वो ऐसे लोगों को